देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास बहुत सारा अगर एक इरेगुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज्ड है, उसकी वजह से पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंसिडरेशन लेकर चलते हैं। देखिए, लेट्स कंसीडर लेट्स कंसीडर लेट्स कंसीडर एन वॉल्यूम एलिमेंट एन वॉल्यूम एलिमेंट डीवी। ये हमने कंसिडरेशन में लिया, एक वॉल्यूम एलिमेंट है हमारे पास डीवी। ये वॉल्यूम एलिमेंट है डीवी, ये रहा। अब इस वॉल्यूम एलिमेंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो तो है आर, और यहाँ पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। इसकी वजह से यहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो किसी भी एक वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए वो सीखेंगे हम। लेट्स कंसिडर ए वॉल्यूम एलिमेंट डीवी एंड ए पॉइंट पी ऑन जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस पर हमने एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया। अब ये जो हमारा पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली देखो, नॉर्मली हम जानते हैं कि जब कोई भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सिमेट्रिकल हो, तो उसकी वजह से उसके अंदर चार्ज अगर डिफाइनाइट है, क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाई आर। तो देखो, वी नो दैट जनरली we know that generally the potential पोटेंशियल होता है फाई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ऐसा भी लिख सकते हैं नॉर्मली हम पोटेंशियल को। लेकिन ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर वन है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं, ये जो इक्वेशन नंबर वन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये पोटेंशियल है ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक होलो स्फेयर है, उस होलो स्फेयर के अंदर चार्ज क्यों रखा गया है, उस केसेस में पोटेंशियल जो है हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इस केस में जो पोटेंशियल है वो हमारा ऐसे फाइंड आउट होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या ऐसा वॉल्यूम एलिमेंट हो, एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हो, देखो ये ना, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये वाली, ये ना स्फेयर है, ना ही कोई स्क्वायर है, ना ही कोई रेक्टेंगल है, ना ही क्यूब है, ना क्यूबॉइड है, कुछ भी नहीं है। ये एक इरेगुलर शेप है। कैसा शेप है? इरेगुलर। ये एक इरेगुलर शेप है। तो इरेगुलर शेप की वजह से हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम आज यहां पर सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो उसकी वजह से पॉइंट पर कितना मोमेंट होगा, कितना पोटेंशियल होगा। तो देखो, एक एंटायर एंटायर सरफेस की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो आता है के क्यू बाई आर। सो सो द पोटेंशियल सो द पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल आएगा यहाँ पर डी फाइव। तो डी फाइव इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर। यहाँ पर हम आर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे ए, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमने, एक काम करते हैं इसको भी हम ए ही ले लेते हैं। ये तो मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, इसको इसको भी यहाँ पर हम ए ले लेते हैं। यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, क्योंकि पॉइंट पी पर हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट पी पर फाइंड आउट करने के लिए हमें ए लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर टू, एक स्मॉल, देखो ये मैंने कैसे लिखा, एक कंप्लीट सरफेस की वजह से एक डिस्क्रीट चार्ज यानी एक एंटायर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होता है के क्यू बाई आर या के क्यू बाई ए। तो हमने ये वाला ए लिया है यहाँ पे, ये वाला। तो इस केसेस में अगर हम
एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से, जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है डी क्यू, इसमें चार्ज डी क्यू, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा डी फाइव। तो यहाँ पर अगर हम इसी फॉर्मूले के पैटर्न को यूज करते हुए आगे लिखें, तो एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है हमारे पास आ रहा है डी फाइव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ए। अब देखो, आप ऑलरेडी जानते हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे पास, वी नो दैट, कल मैंने पढ़ाया था आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वी नो दैट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है रो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी वी। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से डी क्यू के वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देते हैं एक बार। तो देखो, जैसे अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी डी फाइव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डीवी बाई ए, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाला है स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास मिल जाएगा हमें इंटीग्रेशन डी फाइव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया बाहर इंटीग्रेशन रो डीवी बाई ए, इक्वेशन नंबर 5। एक मिनट, ये यहां से तो हमारे पास ये तो बन जाएगा 5, और ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जहां से हम रो को भी ले लेते हैं बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डीवी बाई ए, इक्वेशन नंबर 5। तो देखो, सबसे पहले हमने एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया यहाँ पे मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कि अगर हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल रेगुलर शेप है, तो उसके लिए अगर हमें पोटेंशियल निकालना है आर डिस्टेंस पर या ए डिस्टेंस पर, तो नॉर्मली हम के क्यू बाई ए का यूज कर लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बट अगर यहाँ पर एक इरेगुलर शेप है, तो उस इरेगुलर शेप के अंदर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। उस छोटे से एलिमेंट के अंदर हमने छोटे से एलिमेंट में उस छोटे से एलिमेंट के अंदर हमने क्या किया, चार्ज मान लिया डी क्यू। तो उस डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा हमारा डी फाइव। तो डी फाइव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और डी क्यू अपॉन ए। तो यहां से रो हम जानते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये सीखा था, ये वाली लाइन। तो यहां से हमने डी क्यू का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और डी क्यू का वैल्यू जैसे हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये डी फाइव बन गया। और जब हम इस डी फाइव का इंटीग्रेशन करेंगे तो एंटायर सरफेस की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास 5। कंप्लीट सरफेस की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गया 5। अब देखो यहाँ पे आगे हमें यूज करना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ देखो कैसे यूज करना है। ट्रायंगल लॉ होता है बच्चों, यहाँ देखो ये है आपके पास ए वेक्टर, ये है आपके पास बी वेक्टर। तो यहां से ये जो वेक्टर है सी वेक्टर, ये आपके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ है। अब देखो डायग्राम पर आओ। डायग्राम पर जैसे आप आओगे तो देखो, इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है आर वेक्टर, ये है आपका ए वेक्टर, और ये है कैपिटल आर वेक्टर। तो यहां से कैपिटल आर वेक्टर और ए वेक्टर, तो इन दोनों का एडिशन स्मॉल आर वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से हम ट्रायंगल लॉ अगर यूज करेंगे तो हमारे पास जो ए वेक्टर है ये बन जाएगा स्मॉल आर वेक्टर माइनस कैपिटल आर वेक्टर, ये बन जाएगा। अब हमें देखो ए क्यों निकालना है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें 1/a का वैल्यू पुट करना है, इसलिए हमें ए निकालना पड़ेगा। तो इस डेरिवेशन के अंदर देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लेते हैं। तो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट
आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो यहां से ये तो बन गया ए स्क्वायर, इनका करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू बन गया आर, यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू बन गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर कॉस थीटा की पावर 1/2। इक्वेशन नंबर 6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब ये हमारे पास a है और 1/a है, और ये हमारे पास a है। तो इस वैल्यू को उठा के हमें कहाँ पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना पड़ेगा। देखो इक्वेशन नंबर 5 में इसको पुट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 5 में इसको पुट करने के लिए हम यहां से एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो बन गया हमारे पास a, तो 1/a बन जाएगा हमारे पास 1/बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा की पावर 1/2। यहां से हमारे पास ये 1/a है। और अब अगर हम इस 1/a को डिस्कस करें आगे, तो इसको उठा के हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 5। तो जैसे हम इसको इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, ये रहा, यहां पर अगर हम इसको यहां पर पुट करेंगे, यहां पे अगर हम इसको पुट करेंगे ए को, तो हमारे पास हमें कुछ अनादर वैल्यूज मिलेंगी। तो अब देखो लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है हम इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, हमें इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन करने के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां से एक्सपेंशन करने के लिए, तो 1/a इज इक्वल टू, यहां से कॉमन ले लो r, यहां से हम कॉमन लेते हैं 1/r, कॉमन ले लिया, 1/r कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ तो बच गया 1। यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1। ये बन गया आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा अपॉन कैपिटल आर की पावर -1/2। अब देखो इसका क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 7 दे, यहां पर देखो इसका एक्सपेंशन करेंगे, फिर उस एक्सपेंशन को उसमें पुट करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। नाउ नाउ टेक एक्सपेंशन बाइनोमियल, नाउ टेक बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 + x की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n n-1 x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। चलो अब फिर जो एक्सपेंशन हमारे पास आएगा उसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो हम डायरेक्ट इसको पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, हम इसका एक्सपेंशन करके पुट करेंगे। क्योंकि जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास एक्स की टर्म यानी ए की टर्म अलग आएगी, मतलब सिंगल चार्ज की टर्म अलग आएगी, ड्यूल चार्ज की टर्म अलग आएगी, थर्ड चार्ज की टर्म अलग आएगी। इसको बोलते हैं मल्टीपल चार्जेस या फिर मल्टीपोल्स। तो मल्टीपल एक्सपेंशन की वजह से, मल्टी चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमें इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम एक्सपेंशन करके इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, तो चलो अब इसका एक्सपेंशन शुरू करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है ये, नो। ठीक है। तो अब हम इसका एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। देखो इसका एक्सपेंशन है, ये देखिए 1 + r² कैपिटल आर स्क्वायर 2r cos थीटा अपॉन की पावर -1/2, इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो 1 की जगह पर तो आ गया 1, प्लस nx की अगर हम बात करें, तो nx, n का वैल्यू है -1/2, तो -1/2 x है हमारे पास, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है इसको 1 और इस पूरे टर्म को x मान रखा है। तो यहां से आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 2 स्मॉल r cos थीटा डिवाइड बाई कैपिटल आर। अब आगे
प्लस एन एन का वैल्यू है यहाँ पे -1/2, और -1/2 और ये -1/2, 2 फैक्टोरियल, और नीचे ये है तो 3/8 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर -2 स्मॉल r cos थीटा डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस तरीके से ये ज्यादा जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चल जाए। ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है ये जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। 3 बाई, ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, ठीक है, फैक्टोरियल के साथ क्लियर। अब देखो, अब इसको उठा के हमने इसमें पुट कर दिया, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 7 में पुट करोगे आप, ये जो आपने एक्सपेंशन किया है, तो आपको यहां से 1/a का वैल्यू मिलेगा। तो देखो 1/a का वैल्यू हम आगे निकालते हैं। नाउ नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 से देखो, 1/a इज इक्वल टू 1/r, यहां पर इसको पुट करते हैं, 1 - 1/2 r² -2r cos थीटा डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस 3/8 r² -2 स्मॉल r cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम हमारे आर को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस आर को हम करते हैं अंदर मल्टीप्लीकेशन। तो आर का मल्टीप्लीकेशन किया हमने अंदर, हम्म, तो 1/a इज इक्वल टू 1/r, 1/r, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस -1/2, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, और -2 को भी इसके अंदर कर देते हैं तो -r² डिवाइड बाई r³ 2r³। एक काम करते हैं, पहले हम 1/2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1/r, 1 - r² 2r² माइनस r cos थीटा अपॉन कैपिटल आर प्लस 3r² बाई 8r² माइनस 6r cos, सॉरी ये तो स्क्वायर है, इसलिए इस टर्म को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो 3/8, ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी 3/8 r² -2r cos थीटा बाई आर, इसका होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a² -b² से। तो a² -b² से इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a² -b² -2ab। तो हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर, ये जो पूरा जो सेटअप आपको दिख रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर जो 1/a का जो फाइनल वैल्यू है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो 1/a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/r प्लस स्मॉल r cos थीटा r² प्लस r² बाई r³ 3 cos² थीटा -1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है, आई थिंक इक्वेशन नंबर, या फिर 8 है, देखते हैं, इक्वेशन नंबर 8 है। तो हमारे पास ये बन गया इक्वेशन नंबर 8। अब ये इक्वेशन नंबर 8 देखो कैसे बना, ये थोड़ा हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। देखो, यहां से हमने पहले 1/r कॉमन लिया, 1/r कॉमन लेने के बाद हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया, अंदर जो बचा इसका, इसका एक्सपेंशन हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ। इसका एक्सपेंशन करने के बाद हमने जो एक्सपेंशन वैल्यूज आई
उसको एक्सपेंड और किया स्क्वायर की टर्म्स में या फिर नॉर्मल टर्म्स में, और 1/r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कुछ ये टर्म आ गई। अब तो देखो, पुट 1/a इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में जब हम इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो इसको पुट करते हैं यहां से, 1/a रो इधर आ गया। ये है हमारे पास 1/r प्लस आर कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर r³ 3 cos स्क्वायर थीटा -1/2। और यहाँ पर ये है रो dv। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब रो को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। अब रो को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ही दिया। तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये देखो इधर से तो डीवी और इधर से रो, तो रो डीवी बाई कैपिटल आर प्लस इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर डीवी प्लस रो आर स्क्वायर अपॉन r³ इंटीग्रेशन 3 cos स्क्वायर थीटा -1/2 डीवी। आगे की टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया, आगे वैसे टर्म्स चलती जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास देखो अब क्या क्या टर्म्स बन गई। यहाँ पर देखो, ये तो ये हमारे पास कंप्लीट है, ये पूरे के साथ। तो हमने यहां से ये तो बन गई फर्स्ट टर्म, ये बन गई सेकंड टर्म, और ये बन गई थर्ड टर्म। ऐसे आगे तक बहुत सारी टर्म्स बनती जाएंगी। और ये जो टर्म्स बनती जाएंगी, तो इसको अंदर इस इन टर्म्स को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो, लेट्स अज्यूम, अब हमने अजम्पशन ले लिया, लेट्स अज्यूम। तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसको तो बोल दिया इंटीग्रेशन रो डीवी को तो डिनोट कर दिया पी नोट से यहाँ पे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन रो आर कॉस थीटा डीवी को डिनोट कर दिया P1 से, और इंटीग्रेशन आगे की टर्म्स है उनको कर दिया P2 से, फिर आगे की टर्म्स है उनको कर दिया P3 से। तो ऐसे हमने हर टर्म्स को डिनोट कर दिया और उसके नीचे आर के वैल्यू को छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया फाई इज इक्वल टू P0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर प्लस P1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस P2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास आ गया, एक मिनट इसको बॉक्स में बंद करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू इरेगुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट या फिर पोटेंशियल ड्यू टू मोमेंट ऑफ चार्ज, यही होता है आपका मोमेंट्स ऑफ चार्ज। इसी को बोलते हैं हम क्या, मोमेंट्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को पैटर्न हमें ये मिल रहा है कि हमारा जो फाई है, इससे अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले ले, तो ये बचेगा P0/r प्लस P1/r² प्लस P2/r³। तो इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यहां पर जो हमारा पोटेंशियल है 1/r, जो कि KQ/r बन रहा है ये वाला, फिर आगे बनेगा K P1/r² K P2/r³, K P3/r
फोर। तो ऐसे पैटर्न्स आगे फॉलो होता जाएगा। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर मल्टीपोल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं इसको, कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से, ये जो फर्स्ट टर्म है ये डिनोट करती है ड्यू टू सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये डिनोट करती है ड्यू टू ड्यूल चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये डिनोट करती है ड्यू टू ट्रिपल चार्ज की वजह से पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म आएगी वो डिनोट करेगी ड्यू टू फोर्थ चार्ज की वजह से पोटेंशियल। इसको बोलते हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम एक मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और पीडीएफ शेयर करने के बाद आप, ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप करते हैं। यस सर।